नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मैनपुरी। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। मुलायम सिंह यादव जो बहुत कद्दावर नेता थे उत्तर प्रदेश के, उनका ये गढ़ है ये इलाका। तो खैर, एटा मैनपुरी का ये इलाका जो है अपने आप में पॉलिटिकल एक्टिवनेस की वजह से काफ़ी मशहूर है, जाना जाता है। इसी मैनपुरी शहर में एक जगह है खरपरी, और खरपरी से थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो एक नहर बहती है। उसी नहर वाले रास्ते पर 11 अगस्त को, यानी पिछले महीने 11 अगस्त को एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। जब उस लाश पर लोगों की नज़र पड़ी तो लोगों ने फौरन मैनपुरी पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसकी जानकारी दी। लाश जो है नहर वाले रास्ते पर थी तो सुनसान सड़क थी और झाड़ियों में पड़ी हुई थी, बिल्कुल रोड के ऊपर नहीं थी। तो जब लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मैनपुरी की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि महिला के गले में एक चुन्नी लिपटी हुई है, और देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसी चुन्नी से गला घूंटकर महिला की हत्या की गई है। मौके पर कोई ऐसी चीज़ जिससे महिला की पहचान पता हो पाती वो पुलिस को नहीं मिली। हाँ, एक मोबाइल फ़ोन थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ ज़रूर मिला, लेकिन जब पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को अच्छी तरह से चेक किया, उसकी जांच की, इस उम्मीद से कि शायद इस मोबाइल फ़ोन से महिला की पहचान पता चल जाए, उस मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं था। तो पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक की सीन ऑफ क्राइम पर, और साथ ही मोबाइल फ़ोन को जांच के लिए अपने पास रख लिया। पुलिस ने जो तस्वीरें क्लिक की थी, उन तस्वीरों को पुलिस ने सिर्फ मैनपुरी ज़िले के अलग अलग थानों में ही नहीं भेजा, बल्कि आसपास के जो दूसरे ज़िले हैं, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, इन सारे ज़िलों में भी पुलिस ने उस महिला की तस्वीरें भेजी। और अलग अलग ज़िलों की पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप इस महिला को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कीजिए। कई दिनों का वक्त गुजर गया, लेकिन कोई जानकारी, कोई इनपुट न तो मैनपुरी के किसी थाने से पुलिस को मिल पाई, खुद मैनपुरी पुलिस को, और न ही आसपास के किसी ज़िले से। इस बीच पुलिस की कोशिश जो है वो लगातार चल रही थी। तकरीबन 11-12 दिन बाद पुलिस को इस मामले में एक खबर मिली, एक जानकारी मिली। पुलिस को ये पता चला कि फर्रुखाबाद ज़िले में उसी एज ग्रुप की एक महिला पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले गायब हो गई थी, और इस घटना को भी अब 10-12 दिन गुजर चुके थे। तो मैनपुरी पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि ये वही महिला हो जो 10-12 दिन पहले गायब हुई हो और हमने जिसकी लाश रिकवर की हो। तो पुलिस के पास, मैनपुरी पुलिस के पास तस्वीरें तो थी ही। पुलिस ने वो सारी तस्वीरें साझा भी कर रखी थी फर्रुखाबाद पुलिस को, आपको याद होगा। तो फर्रुखाबाद पुलिस ने ये बताया कि एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और हम उस मामले की जांच कर रहे हैं, और अब आपकी तस्वीरें जब हमें मिल गई हैं तो हम उस फैमिली से कांटेक्ट कर रहे हैं सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मरने वाली महिला कहीं वही महिला तो नहीं है। असल में जिस महिला की हत्या हुई थी, जिस महिला की लाश मिली थी, उसकी उम्र तकरीबन 52 साल की थी, 52 ईयर्स। अब जब उस परिवार से कांटेक्ट किया गया और इस महिला की तस्वीरें दिखाई गई तो फर्रुखाबाद का वो परिवार बिल्कुल सदमे में डूब गया, क्योंकि ये वही महिला थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस महिला का नाम था रानी देवी। रानी देवी शादीशुदा महिला थी, 4 बच्चे थे उसके, परिवार भरा पूरा, पति, घर में दूसरे लोग। रानी देवी की हत्या कैसे हुई, मैनपुरी में उसकी लाश कैसे पहुंची, क्या हत्या वाकई मैनपुरी में हुई या कहीं और हुई? हालांकि सीन ऑफ क्राइम को देखकर लगता था कि शायद जान वहीं ली गई है, क्योंकि चुन्नी तभी भी गले से लिपटी हुई थी। अगर सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने का मकसद होता तो शायद झाड़ियों में फेंक कर जो है कातिल भागता नहीं। हो सकता है कि कातिल लाश को नहर में या किसी और जगह पर फेंकने की भी कोशिश करता, लेकिन देखकर लग रहा था कि शायद कत्ल की घटना मैनपुरी में ही हुई थी। लेकिन फर्रुखाबाद से वो महिला मैनपुरी कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो इन सारे सवालों के तह तक अभी पुलिस को जाना था। अब चूंकि महिला की पहचान पता चल गई, रानी देवी का नाम मिल गया, घर वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो रानी देवी का मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिल गया। मोबाइल फ़ोन अलबत्ता पुलिस के पास पहले से ही था, सिम कार्ड नहीं था। तो जैसे ही मोबाइल नंबर मिला तो पुलिस ने अब उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और ये चेक करना शुरू किया कि 10-11 अगस्त को आखिरी बार जब इस महिला की मौत हुई, उससे पहले इस महिला की किस किस से बातचीत हो रही थी। तो जब CDR पुलिस ने निकलवाई और उसका मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि
अरुण राजपूत नाम के एक लड़के से उस महिला की बातचीत हो रही थी और आखिरी वक्त पर भी अरुण राजपूत से उसकी बातचीत हुई थी। अरुण राजपूत का जब मोबाइल नंबर पुलिस को मिला सीडीआर में, तो पुलिस ने उस मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पता चला कि हाँ, वो नंबर जो है मैनपुरी का ही है। इससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि अरुण राजपूत नाम के जिस लड़के से आखिरी बार रीना देवी की बातचीत हो रही थी, अरुण राजपूत मैनपुरी का रहने वाला लड़का है। अब अरुण राजपूत की लोकेशन पुलिस ने निकाली मोबाइल फ़ोन के सहारे और पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लिया। अरुण 25 साल की उम्र का एक लड़का था। अरुण से पूछा कि क्या रानी देवी को जानते हो, क्या है? अरुण ने मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने वो तस्वीरें दिखाई और पुलिस ने सीडीआर के साथ उसको कन्फ्रंट किया, तो उसके सामने ये सच कबूल करने के कि हाँ, वो रानी देवी को जानता है, उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब पुलिस ने उससे सख्ती की ये जानने के लिए कि भाई आखिरी बार तुम्हारी बातचीत हुई थी, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के साथ दिख रही है, तो क्या मामला है बताओ। अब अरुण ने अपना मुंह खोलना शुरू किया। ये अरुण ही था जिसने रानी देवी का कत्ल किया था, और अकेला। अब सवाल यह है कि फर्रुखाबाद की रहने वाली, पड़ोस के ज़िले की रहने वाली रानी देवी की हत्या अरुण ने क्यों की? कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, कनेक्शन कैसे जुड़ा, कैसे बना? ये सारे सवाल पुलिस को पता करने थे। तो पुलिस ने इससे पूछा तो इसने बताया कि तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर रानी देवी से दोस्ती हुई थी। रानी देवी बेहद खूबसूरत, दिलकश महिला थी और लगातार अपनी तस्वीरें और रील्स वो इंस्टाग्राम पर डाला करती थी। ये सब कुछ देखकर वो रानी देवी पर मोहित हो गया था। बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं कि रानी देवी पर लट्टू हो गया था। अब वो रानी देवी के साथ इंस्टाग्राम पर चैट करने लगा। रानी को भी जो है शायद किसी अच्छे हैंडसम नौजवान की तलाश थी। हालांकि वो शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ है इसके बावजूद। तो उसने अरुण से बातचीत शुरू कर दी। चैटिंग का ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। अरुण जो है वो रानी देवी पर मोहित था, फिदा था। उसकी खूबसूरत और दिलकश अदाओं और तस्वीरों पर वारा जा रहा था। तो 1.5 साल तक ये सब कुछ चलने के बाद एक दिन अरुण ने यह तय किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड रानी से मिलेगा, और उसने कहा कि मैं मिलने आ रहा हूँ और फर्रुखाबाद के एक होटल में अभी से, यानी आज की जो तारीख है, आज 3 सितंबर है, अब से तकरीबन 2 महीने पहले फर्रुखाबाद के एक होटल में उसकी रानी देवी से पहली बार मुलाकात हुई। अब जब रानी देवी मिलने के लिए आई और अरुण होटल में रानी का इंतज़ार कर रहा था, तो रानी को देखकर अरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप पूछेंगे भैया ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या हो गया? तो इसका जवाब ये है कि रानी देवी जो सोशल मीडिया में दिखती थी, हकीकत में वो उससे बिल्कुल अलग थी। रानी देवी की तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत ही दिलकश, एट्रैक्टिव, आवाज़ जो है वो बिल्कुल लरसती हुई, खूबसूरत। और जब रानी देवी सचमुच होटल के कमरे में आई तो रानी देवी 52 साल की एक बुजुर्गियत की ओर बढ़ चली एक महिला नज़र आई, जो डील डॉल वाइज भी काफ़ी तंदुरुस्त थी। तो जिस तरह का एक ख्वाब रानी देवी को लेकर अरुण के दिमाग में था, वो ख्वाब हकीकत में रानी देवी से मिलते ही चकनाचूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रानी देवी जब भी इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर अपनी कोई रील या तस्वीर अपलोड किया करती थी, तो अच्छा खासा मेकअप करती थी और ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्टर का यूज़ करती थी, जिसकी वजह से वो उम्र में काफ़ी कम नज़र आती थी। और अरुण जो है ये मान चुका था कि रानी या तो उसके उम्र की है या फिर हो सकता है उससे 4-5 साल बड़ी कोई लड़की हो। तो वो इस मैच के लिए मन ही मन तैयार था। वो रानी देवी को गर्लफ्रेंड मान चुका था और शायद आगे भी फ्यूचर प्लान कर चुका होगा मन ही में। प्रपोजल वाली बात अभी तक आई नहीं थी, लेकिन अभी से तकरीबन 2 महीने पहले जब रानी से होटल में उसकी मुलाकात हुई तो उसके सारे सपने टूट गए। उसको समझ में आ गया कि मैं जिसे यंग लड़की समझ रहा था वो तो 52 साल की महिला है और मैं 25 साल का लड़का हूँ, मतलब मुझसे डबल उम्र की महिला। तो उसको बहुत ज़ोर का झटका लगा। अब वो सोचने लगा कि इस रिलेशनशिप का हासिल क्या है। तो खैर उस दिन तो उन लोगों ने होटल में वक्त गुजारा। उसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि रानी भी अब अपनी तरफ से अप्रोच करने लगी, अरुण भी मिलने लगा, महिला से बातचीत हो रही है। वो सपना तो खैर टूट चुका था। अब उसने रानी से पैसे वसूलने की शुरुआत कर दी। अलग अलग बहानों से खुद को बेरोज़गार बताकर, अपनी ज़रूरतें बताकर वो रानी देवी से पैसे
ऐंठने लगा, उधार लेने लगा। रानी ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए इन्हीं 2 महीनों के दौरान अरुण को उधार में दिए। अरुण इन रुपयों को लगातार खर्च कर रहा था, मस्ती में उड़ाता जा रहा था और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब रानी जो है अब अरुण पर दबाव बनाने लगी कि अब मुझसे शादी कर लो, बहुत हो गया, बहुत दिनों से ये रिश्ता चल रहा है, अब शादी कर लो। अरुण जब ये बात सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि भाई ये तो अब तक तो ठीक चल रहा था, अब शादी कैसे कर लें, 4 बच्चों की माँ है, मैं 25 साल का लड़का, घर परिवार में क्या जवाब दूंगा, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन रानी अब पीछे पड़ चुकी थी। उसने कहा कि या तो शादी कर लो या फिर पुलिस के पास या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो और मेरे 1.5 लाख रुपए तो तुरंत वापस करो। अब अरुण की हालत ऐसी हुई जैसे काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि अब इस समस्या से कैसे मुक्ति पाया जाए। बहुत दिमाग दौड़ाया, बहुत प्लानिंग की, कोई आइडिया समझ में नहीं आया क्योंकि रानी जो है बिल्कुल पीछे पड़ चुकी थी। अब उसने तय किया कि वो रानी से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उसकी जान ले ले। उसने रानी को बुलाया मैनपुरी में फिर से मिलने के लिए। रानी को पता नहीं था कि अरुण उसके कत्ल की प्लानिंग कर चुका है। दोनों रजवाहे वाले रास्ते पर प्रेमी जोड़े की तरह हाथों में हाथ डाले हुए चलते चले गए। काफ़ी दूर तक सुनसान जगह पर गए और उसके बाद एक जगह जाकर बैठ गए। प्यार भरी बातें होती रही। इस बीच अरुण अचानक तेजी से उठा और रानी के गले में जो चुन्नी लटक रही थी उसी चुन्नी से उसने रानी का गला घोंटना शुरू कर दिया। तब तक घोंटता रहा जब तक कि उसके हाथ पैर ढीले नहीं पड़ गए और रानी का जिस्म ठंडा नहीं पड़ गया। अब उसकी हत्या हो चुकी थी। लाश ठिकाने लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये सुनसान जगह थी तो अरुण को पूरा यकीन था कि उसे किसी ने नहीं देखा है कत्ल करते हुए, और वाकई किसी ने नहीं देखा था। तो उसने रानी का मोबाइल फ़ोन लिया, उसमें से सिम कार्ड हटा दिया और गुस्से में या जो भी दिमाग में रहा हो कत्ल करने के बाद, हो सकता है कि बहुत प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाया, जो भी उसके माइंड में रहा उसने वो मोबाइल फ़ोन वहीं फेंक दिया। शायद सोचा कि मोबाइल फ़ोन साथ रहेगा तो पकड़ा जाऊंगा। सिम कार्ड कहीं और फेंका और सिम कार्ड निकाल कर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये भेद, उसका ये कत्ल जल्द ही खुलेगा। पुलिस इस मामले की जांच करने लगी और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लाश मिली 11 अगस्त को, उसके तकरीबन 10-12 दिन बाद रानी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट फर्रुखाबाद में दर्ज हुई। और जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और फर्रुखाबाद पुलिस ने मैनपुरी पुलिस से शेयर किए गए इनपुट से अपनी रिपोर्ट में लगाई गई तस्वीर का मिलान करवाया तो देखा कि हाँ, ये रानी देवी ही है जिसकी हत्या पहले ही मैनपुरी में हो चुकी है। इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन कोरोबोरेट हुए, एक दूसरे से मिल गए और फिर इस मामले की जांच आगे बढ़ी। इस पूरे मामले में सबसे शॉकिंग, सबसे चौंकाने वाली बात है फिल्टर। एक फिल्टर कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। बेसिकली मैं कह तो रहा हूँ फिल्टर, लेकिन दोष फिल्टर का नहीं है, दोष है इस तरह के रिश्तों का जिसका शायद कोई हासिल नहीं होता। रानी देवी को मेरे हिसाब से इस तरह के खतरे से और अपने पूरे परिवार को धोखा देने से बचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसका नतीजा रानी देवी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, हमने बताया था कि किस तरह से मुंबई के एक ड्राइवर का पुणे में कत्ल हो गया और कत्ल के बाद उस मामले का पुलिस ने कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर खुलासा किया। बहुत सारे लोगों ने उस घटनाक्रम के ऊपर कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों ने मेरी सेहत की फिक्र करते हुए भी उस पर कमेंट किया है। तो आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है जल्दी से पढ़ता हूँ। अरविंद पाल ने कहा है कि टैक्सी ड्राइवर का काम बहुत रिस्की होता है। ये बिल्कुल आपने 100% सही बात कही है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है वो रैंडम लोगों के साथ अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जिसने उसको बुलाया है, जो उसका पैसेंजर है, वो कोई शरीफ आदमी है, गुंडा है, बदमाश है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो काम रिस्की होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोड़ीदार शायर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि चंद पैसों के लिए लोग जिस तरह से हरकतें करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, वो ये सोचते नहीं हैं कि उसके परिवार का क्या होगा। देखिए, परिवार की भी बात छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस आदमी की हत्या कर रहे होते हैं उसके ऊपर कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं, वो कितना तड़पता होगा। उसकी आत्मा जब शरीर से निकलती होगी तो क्या तकलीफ से गुजरती होगी। कोई भी शरीफ आदमी ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। एसके जाहिर साहब का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि 100 साल जियो, आप दुआ करते हैं हम। देखिए, 100 साल जिए, ये तो आपने जिसे कहते हैं कि जज्बाती होकर कह दिया या लिख दिया या कहा जाता है। मुझे लगता है कि जितना भी जिए सही जिए, हाथ पैर सही सलामत रहे, शरीर जो है सही चलता रहे और अपने लोग अपने आसपास रहें, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। 100 साल तो खैर बहुत लंबी इनिंग है, पता नहीं आज के तारीख में वो इनिंग कितने लोग पूरा कर पाते हैं। अमित हैं हमारे दर्शक, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि आप
हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। सुरितरंजन राउत हैं ये, गुड जॉब सर इन्होंने लिखा है। और आमना समथिंग के नाम से एक आईडी है, मैं आईडी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि नाम और सरनेम एक साथ जुड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है प्रे फॉर पंजाब। बिल्कुल आपने सही बात कही, पंजाब के लिए इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। पंजाब में बाढ़ जो है वो विकराल रूप ले चुका है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो खैर आज कृषि मंत्री ने ये कहा है कि कल वो पंजाब जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान ने, और वहाँ जो भी मदद की दरकार होगी वो करेंगे। पंजाब सरकार और एनडीआरएफ और तमाम लोग तो लगे हुए हैं। पंजाब के लोग बड़े जिंदा दिल होते हैं, पूरे देश की और पूरे दुनिया की मदद करते हैं। ये वो घड़ी है जब पंजाब की मदद जो है बाकी लोगों को करनी चाहिए। कलीम गफ़ार गाज़ी ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि सर आप मर तो नहीं गए वाले कमेंट पर मैंने जवाब लिखा है, आपने वो पढ़कर नहीं सुनाया। देखिए मैंने वो भी पढ़कर नहीं सुनाया था, वो तो मुझे अचानक याद आ गया। पढ़ मैंने घर में ही लिया था जब वो खूबसूरत सा कमेंट किसी ने किया था कि मुझे लगा कि आप मर गए। तो खैर गफ़ार साहब आपने उसकी पुरज़ोर मजम्मत की थी और उसको बड़ी लानतें भेजी थी, ये मैंने पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और इसके अलावा राजेंद्र वानी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवारा किमले का कमेंट है। श्वेता यादव जी और चानन राम जी, ये गुरुग्राम से हैं। और इसके अलावा आर्याज दानी के नाम से एक आईडी है। इन्होंने ये कहा है कि सर अगर आपकी स्टोरी ना दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। जे आचार्य का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसके अलावा अंसारी इम्तियाज़ साहब ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि मैं अपने नाम का इंतज़ार कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं सर, आप आ गए, यही हमारे लिए काफ़ी है। देखिए आज आपके नाम का इंतज़ार करने का सिलसिला भी ख़त्म हुआ। CHD के नाम से एक आईडी है। हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया क्राइम लेस बने, सब मिलजुल कर अच्छे से रहे। देखिए सोच तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। असलम खान साहब ने भी कमेंट किया है, सर आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने लिखा है कि तबीयत मेरी पहले से बहुत बेहतर है, थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा कि मैं 90% ठीक हो गया हूँ। 10% कुछ इश्यूज़ है और वो इश्यूज़ जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन की वजह से, आपको पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। द्रजुन गुआरा के नाम से एक आईडी है, पता नहीं मैं डॉक्टर अंजू गुरावा, इन्होंने कमेंट किया है, सर योर स्टाइल सो एप्ट, आई कैन लिसन यू all day. I have improved my oratory you have improved my oratory skill. Okay, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मैं बातचीत करता हूँ उससे उनको बातचीत करने का जो स्किल है उसमें उनको मदद मिल रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजू, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि यूं ही कमेंट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, स्टोरीज़ देखते रहिए। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, साथ में कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी हैं, उन्हें भी इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।